हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो जो कि है बीएड की एजुकेशन में हमारा जो चल रहा है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमारी बुक चल रही है। तो जो लोग भी अभी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो जो भी नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारे नोट्स मेरे खुद के हैंड राइटिंग्स होते हैं। मैं आप लोगों के लिए खुद ही नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जो मुझसे छूट गया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। ऑफकोर्स मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपके सारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, तो सबके आंसर देने की कोशिश भी करती हूँ। और जो भी आपकी क्वेरी होती है उनको भी मैं पूरी तरह से डिटेल्स देखती हूँ कि जो भी टॉपिक आपने मुझे भेजा है उस पर वीडियोस मैं बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, वो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक इसकी अपलोड करी है वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड नोट्स की, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक क्लियर कर दिए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, बीएड की फुल नोट्स वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। तो आज का टॉपिक है, अब यहाँ पे थर्ड यूनिट शुरू हो गई है, तो आज का टॉपिक है शिक्षण व्यू रचनाएं। और शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो शिक्षण व्यू रचनाएं दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षण व्यू रचना, शब्द शिक्षण और व्यू रचना से मिलकर बना है। शिक्षण एक गतिशील तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी को अधिक से अधिक सीखने के अनुभव प्रदान करता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समझ को बढ़ाता है, अपने अनुभव को बढ़ाता है। जितना वो व्यक्ति सीखता है उसका अनुभव उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना अपनी लाइफ में। तो वही सारी चीज़ें हैं कि व्यू रचना का तात्पर्य युद्ध काल या युद्ध कौशल से है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में व्यू रचना का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। शिक्षण के क्षेत्र में व्यू रचना का तात्पर्य कार्य प्रणाली की ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्य को सरलतापूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यू रचना शिक्षण नीति परिस्थितियों के साथ बदलती है। इसके द्वारा शिक्षण की विस्तृत एवं सामान्य योजना को प्रस्तुत किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न युक्तियों तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण व्यू रचना में शिक्षण के सभी कौशल जैसे कि पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्र के स्तर, रुचियों, योग्यता तथा आयु आदि को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों तथा छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को भी विशेष महत्व दिया जाता है। व्यू रचना नियोजित एवं निर्देशन का विज्ञान एवं कला दोनों है। इसकी सहायता से बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध में कार्य करती हैं जिसका संबंध कार्य प्रणाली से होता है। संक्षेप में शिक्षण व्यू रचना का सरल भाषा में अर्थ है पूर्ण शिक्षण नियोजन करना। मतलब पूरी तरह से शिक्षा का नियोजन करना यानी कि सीखना। स्मिथ के अनुसार व्यू रचना कार्य के उन रूपों को कहते हैं जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा कुछ आवश्यक कार्य रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकिरस के अनुसार, स्टोटस एंड म्यूकिरस के अनुसार शिक्षण व्यू रचना पाठ योजना का सामान्य रूप होता है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित रहती है। व्यू रचना की रूपरेखा को प्रयुक्त करने के लिए युक्तियों की योजना भी तैयार की जाती है। युक्तियां यानी कि उनकी जो कार्यप्रणाली है उनकी डिस्क्रिप्शंस तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि आई के डेविस के अनुसार व्यू रचना अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियां होती हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण व्यू रचनाओं की विशेषता क्या है। तो इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। व्यापक माने बहुत बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य व्यवहार परिवर्तन है। इनमें विभिन्न शिक्षण विधियां, नीति एवं युक्तियां सम्मिलित है। शिक्षण नीतियां और शैक्षिक उद्देश्यों में सीधा संबंध होता है। शिक्षण नीतियां किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। प्रतिमान यानी कि सिंबल। शिक्षण व्यू रचनाओं के निर्माण से शिक्षक की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। शिक्षण व्यू रचना पूर्ण शिक्षण नियोजन की कला है। ये शिक्षण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। इनका चयन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ये शिक्षण के कार्य विश्लेषण में सहायक होते हैं। तो ये था इसकी विशेषताएं।
फिर हम देखते हैं कि शिक्षा और व्यू रचनाओं के प्रकार क्या हैं। तो शिक्षा और व्यू रचना दो प्रकार की होती हैं, एक प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचनाएं और एक जनतांत्रिक शिक्षण व्यू रचनाएं। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रभुत्ववादी नीतियां परंपरागत शिक्षण की नीतियां हैं। ये पाठ्य वस्तु तथा शिक्षक केंद्रित होती हैं। इनमें शिक्षा का स्थान उच्च होता है, इनमें जो टीचर शिक्षक का जो स्थान होता है वो बड़ा होता है तथा छात्र गौण यानी कि निम्न होता है। शिक्षक पाठ्य वस्तु को स्वयं निर्धारित करता है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पे टीचर है उसकी जो बात है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स की अपनी कोई राय वहाँ पर नहीं होगी। टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का बिल्कुल मोटा मोटा तात्पर्य ये है। ठीक है, फिर आता है कि शिक्षण पाठ्य वस्तु को स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षक जो है वो पाठ्य वस्तु को स्वयं निर्धारित करता है तथा अपने आदर्शों को मानकर बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक थोपने या ठूसने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टीचर्स जो कुछ भी पढ़ाएगा वही बच्चों के लिए होगा, फुल एंड फाइनल। ठीक है, यहाँ छात्रों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है तथा इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है तथा इस प्रकार की व्यू रचनाओं के द्वारा केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल मानसिक विकास पर बल देते हुए सामूहिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रभुत्ववादी व्यू रचनाओं के अंतर्गत भाषण, प्रदर्शन, अनुवर्ग तथा अभिक्रमित अनुदेशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अब लेक्चर हो गए, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स देने के लिए टीचर्स आ जाते हैं, वो अपना एक टॉपिक उठाते हैं, उस पर लेक्चर देते हैं। आपको कितना समझ में आया नहीं आया ये आपकी बात है, ये आपका फॉल्ट है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है जाइए आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको समझ में नहीं आता है तो आप बुक्स पढ़िए, तो बहुत या ट्यूशन्स में पढ़िए, कोचिंग्स में पढ़िए। लेकिन कॉलेज में जब टीचर्स अपना लेक्चर्स ख़त्म करते हैं तो अगर आपका कोई भी क्वेरी होती है तो आप नेक्स्ट टाइम पूछते हैं या बीच में, मतलब लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि भाई कॉलेज में भी अगर लेक्चरार के सामने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको भी ये फ्रीडम दी गई है कि भाई आप अपना कोई भी क्वेरी है वो आप एज अ टाइम वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषण या व्याख्यान यानी कि लेक्चर। जब शिक्षक किसी तथ्य या विचार को स्पष्ट करने के लिए लंबी व्याख्या का सहारा लेता है तो इसे भाषण या व्याख्यान कहते हैं। अर्थात किसी विषय पर बहुत अधिक समय तक व्याख्या करते चले जाना ही भाषण कहलाता है। भाषण की सफलता प्रस्तुतिकरण एवं व्यक्ति तत्व पर निर्भर करती है। यह एक परंपरागत संप्रेषण नीति है तथा इसे परिस्थिति के आधार अनुसार घटाया तथा बढ़ाया जा सकता है। यह ज्ञान देने का सबसे सरल एवं पुराना तरीका है। जैसे कि हमारे पुराने ज़मानों में भी जो हमारे गुरुकुल्स होते थे उसमें भी नोट्स नहीं बनाए जाते थे, बल्कि बच्चों को सामने बिठाकर जो गुरु होते थे वो अपने वाक्यों से ही बच्चों को समझाते थे, पढ़ाते थे, उनके निजी जीवन में उन सारी चीज़ों को उतारने की कोशिश करते थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से व्याख्यान करते थे और बच्चे उनको समझने की कोशिश करते थे और कई सारे उदाहरण उनको देते थे जिसकी वजह से वो समझ जाते थे। फिर नेक्स्ट आता है कि बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये ज्ञान देने का सबसे सरल एवं पुराना तरीका है। इसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है जबकि छात्र निष्क्रिय होता है। सक्रिय यानी कि जो टीचर है वो एक्टिव रहेगा और जो स्टूडेंट्स है वो अनएक्टिव रहेगा, मतलब वो चुप रहेगा और टीचर्स बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे, स्टूडेंट्स सुनेंगे। इसमें शिक्षक व छात्र के माध्यम कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, मतलब क्वेश्चनरी नहीं होती है उनके बीच में कोई भी जैसे कि हमने क्वेश्चंस पूछा उसका आंसर टू क्वेश्चंस टू आंसर नहीं होते हैं, कोई अंतःक्रिया नहीं होती तथा विद्यार्थियों की अनुक्रिया ना के बराबर होती है। यह एक मार्गी विधि है तथा इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रेरणा नहीं मिल पाती। इसमें विद्यार्थी कक्षा में नीरसता का अनुभव करते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना, लेक्चर सुनते सुनते बच्चों को नींद आ जाती है या बच्चे ऊब जाते हैं या बच्चे बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो, या उनका माइंड कहीं और होता है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लेक्चर में टीचर्स के साथ।
जस्ट लाइक, है ना। भाषण विधि केवल 3 परिस्थिति में प्रयोग की जाती है: ज्ञानात्मक पक्ष के निम्न स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, या ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अभी क्या है कि जो लेक्चर विधि है वो आजकल इसलिए भी यूज़ की जाती है कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में, कितना स्टूडेंट सुन रहे हैं अपने टीचर को, और वो जो टीचर बोल रहा है स्टूडेंट्स के माइंड तक वो कितना पहुंच रहा है, वो भी देखा जाता है। ठीक है, कि बच्चे का माइंड क्लास में ही है या नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी के लेक्चर को सुना है एक्टिव होकर, तो आप उनके सारे लाइनें भले ही ना याद रखें, बट उन्होंने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंटली बताई हैं वो आप ज़रूर याद रखेंगे, है ना। तो व्याख्यान विधि इसलिए भी यूज़ की जाती है क्लास में। फिर आता है कि भाषण विधि के गुण क्या हैं। तो इसमें बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। व्याख्यान विधि द्वारा कम समय में अधिक विषय वस्तु का बोध कराया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें बालकों को अपनी क्षमताओं के विकास का अवसर मिलता है। इसमें अध्यापक के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ता है। मतलब जो टीचर है वो अपने लेक्चर को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है एज अ फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाती है। इसके द्वारा पाठ्य वस्तु का उचित स्पष्टीकरण हो जाता है। नवीन विषय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए यह विधि शिक्षक के कार्य को आसान ईजी बना देती है। ठीक है। फिर आता है कि भाषण विधि की सीमाएं व दोष क्या है। तो इसमें छात्र की क्रियाशीलता शून्य रहती है, जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स का कोई वो नहीं रहता रोल। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए, जैसे कि ग्रेजुएट हो गया और इंटर में भी होता है, के लिए उपयोगी होता है। इसमें बालक की अपेक्षा शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, बालक की अभिरुचियों तथा व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके लिए इस पद्धति को अनुमनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। इस विधि में शिक्षण बिंदुओं पर संतुलित बल नहीं दिया जाता है। भाषण विधि का प्रयोग केवल कुशल व योग्य शिक्षक ही कर सकते हैं। मतलब जो टीचर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इंटेलिजेंट्स हैं, वो अपनी जो उनका जो भी ज्ञान है वो खुद का अर्जन किया हुआ है, तो वो अच्छे से क्लियर कर पाते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि भाषण विधि के उपयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। तो योग्य शिक्षक को ही भाषण विधि का अनुसरण करना चाहिए। भाषण देने वाले का भाषण पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषण की विषय वस्तु छात्रों की रुचि एवं मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मतलब अगर बच्चा 12th क्लास का है तो उसके अकॉर्डिंग ही भाषण देने चाहिए, उसकी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और भाषण में सरल एवं सार्थक भाषा का रोचक दृष्टांतों का प्रयोग होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हो तो ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे जिन्हें बच्चों ने खुद भी देखा है या उनके आसपास वो चीज़ें चल रही हैं या बच्चे उनको समझ पाएँ। इस तरह के उदाहरण या दृष्टांत, यानी कि देखी हुई चीज़ है ना, इससे उनको कनेक्ट करना चाहिए कि क्या आपने वैसी चीज़ें देखी, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया होनी चाहिए। भाषण के द्वारा साथ अन्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए, जैसे बीच बीच में हास्य विनोद का भी समावेश होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज़ बोलना जिससे बच्चों को हंसी आ जाए या क्लास में अच्छा एनवायरनमेंट बन जाए, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है बना रहे। इस विधि का प्रयोग पूर्व माध्यमिक कक्षाओं से आरंभ करके कॉलेज स्तर पर अधिक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी लिमिटेशन या उनकी सीमाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाठ प्रदर्शन या प्रदर्शन व्यू रचना क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने बिना बिल्कुल भी मत जाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगती है तो अपना कमेंट प्यारा सा जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो